हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग कौमार वृत्त के इम्पोर्टेंट नोट्स में ग्रह रोग या बाल ग्रह के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, और एक काम आपको क्या करना है, आप लोग जब भी हमारा चैनल ओपन करते हैं उसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट नोट्स की वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ टॉपिक्स के भी हम लोगों ने डिटेल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि शरीर क्रिया शरीर रचना के भी नोट्स चाहिए करके, तो वो भी हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि ग्रह रोग एक्चुअली क्या होता है। काफी सारे ग्रहों का वर्णन किया गया है जो कि बताया जाता है कि शिवजी ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए ये सारे ग्रहों को नियोजित किया था, ठीक है। लेकिन ये है कि जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि ये ग्रह नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ग्रह रोग उत्पन्न होता है बच्चों में, ठीक। देखिए इसके निदान क्या क्या है, निदान में क्या क्या बताया गया है। धात्री प्राक प्रतिष्ठापचार, अगर धात्री जो है, जो बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो कुछ प्रतिष्ठापचार बताया जा रहा है, यानी वो कुछ गलत काम करे, वो जो अपचार जो उसको करना चाहिए, जो आचरण उसको करना चाहिए, उसमें अगर वो कुछ गलत कर रही है, या फिर औपभ्रष्टता वो कर रही है, उपभ्रष्ट हो रही है, वो है ना, गलत काम कर रही है। और क्या दिया है, मंगलाचारहीन। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मंगलाचारहीन आप अगर बच्चे का सारा कर्म कर रहे हैं, मंगलाचरण नहीं कर रहे हैं आप। और आचार्य वाग्भट ने बताया है हिंसा, रति और अर्चना, ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रह रोग आपके बच्चों को हो सकता है, ठीक। ये जो है आपका वाग्भट वाला 3 रीजन जो बताए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हिंसा, रति और अर्चना। ओके, हिंसा की आकांक्षा करने वाले जो ग्रह होते हैं वो असाध्य होते हैं। ये अगर बच्चों को पकड़ ले तो इससे होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो असाध्य कही गई हैं। ओके, रति की आकांक्षा करने वाले जो ग्रह होते हैं वो कष्ट साध्य होते हैं। और बलि की आकांक्षा जो करते हैं, बलि की आकांक्षा करने वाले जो आपके ग्रह होते हैं वो सुख साध्य बताए गए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। हिंसा, रति, अर्चना वाग्भट जी ने बताया है, और साध्य असाध्यता में हिंसा की को असाध्य बोला गया है, रति को कष्ट साध्य, और बलि की आकांक्षा से जो ग्रह पकड़ लेते हैं बच्चों को, उनको सुख साध्य बोला गया। उनका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए टाइप्स बताए गए हैं। आचार्य काश्यप ने एक ही प्रकार बताया है, रेवती ग्रह। रेवती ग्रह, ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आचार्य काश्यप जी ने रेवती ग्रह का वर्णन किया है, एक ही ग्रह रोग बताया है। उसके बाद हारित ने 8 ग्रह रोग बताए हैं, 8 नंबर आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर में भी आता है, पूछा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने और भाव प्रकाश ने 9 ग्रह रोग बताए हैं। 9 ग्रह होते हैं जो कि आपके बच्चों में डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा वाग्भट और योग रत्नाकर ने 12 ग्रह बताए हैं, जिसमें से पुरुष ग्रह 5 होते हैं और स्त्री ग्रह 7 होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग नंबर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है स्त्री ग्रह कितने होते हैं, आचार्य वाग्भट के अनुसार पुरुष ग्रह कितने होते हैं, या फिर योग रत्नाकर के अनुसार ग्रह संख्या कितनी होती है। तो टोटल अगर पूछा गया हो आंसर होगा 12, पुरुष ग्रह पूछा गया है तो 5 होगा आंसर, और स्त्री ग्रह पूछा गया है तो आंसर होगा 7, ठीक। और क्या बताया गया है कि जो काश्यप हैं उन्होंने रेवती को प्रधान माना है, ठीक है। आचार्य काश्यप ने रेवती ग्रह को प्रधान माना है। इसके बाद यहाँ पे सुश्रुत अनुसार देखिए 9 जो ग्रह बताए गए हैं उसमें क्या क्या आ जाते हैं, स्कंद, स्कंद अपस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका और नैगमेश। ओके, तो ये नाम आप लोग सीरियली याद रखिएगा, स्कंद, स्कंद अपस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, नैगमेश। ओके,
नेक्स्ट है वाग्भट ने जो 12 बताए हैं उसमें उन्होंने पुरुष ग्रह कौन कौन से बताए हैं? स्कंद, विशाखा, मेष, स्वग्रह और पितृग्रह। ठीक है, स्कंद, विशाखा, मेष, स्वग्रह और पितृग्रह। और स्त्री ग्रह कौन कौन से बताए हैं? ये 7 है नंबर, और इसमें आ जाते हैं पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना, शकुनी, मुखमंडिका, रेवती, शुष्क रेवती। ठीक, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इसको। 3 है पूतना, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना, उसके बाद शकुनी, मुखमंडिका, रेवती, शुष्क रेवती। ओके, तो टोटल ये हो गए 12। जब आप दोनों का ऐड कर दोगे तो वाग्भट अनुसार या योग रत्नाकर ने भी वही माना है, 12 ग्रह आपके वर्णन किए गए हैं। उसके बाद क्या बताया गया है? देखिए, पूर्व रूप ऑफ ग्रह रोग। तो ग्रह रोग अगर होता है तो उसके पूर्व रूप में क्या होता है? ज्वर आता है बच्चे को और सतत रोदन, वो कंटिन्यूअसली रोता ही रहता है, रोदन क्राई रहता है, कंटिन्यूअस क्राई रहता है बच्चों में। ठीक है, वो चुप ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ज्वर और सतत रोदन आपका पूर्व रूप है। ये भी क्वेश्चन आता है, काफी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है ग्रह बाधा के पूर्व रूप में सतत रोदन और ज्वर, ये मैंने अभी आपको बताया। और क्या दिया है ग्रह बाधा के लक्षण? तो यहाँ पे जितने भी आपके ग्रह हैं बताए गए हैं 12, तो उनके लक्षण शॉर्ट में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट लक्षण दिए गए हैं। देखिए क्या होता है स्कंद ग्रह में, क्या होता है स्कंद में एक आंख से श्राव होने लगता है, सिरो विक्षेप होता है, एक और के अंग का निष्क्रिय हो जाता है और मुख वक्रता आती है, गर्दन वक्रता आती है। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग फेशियल पैल्सी या फिर हेमिप्लेजिया के केस में देखने को मिलता है हमें। तो कोई बच्चा हो जिसका एक साइड पैरालाइसिस हुआ हो, चेहरे पे या फिर बॉडी पे पैरालाइसिस हुआ हो, तो उसको हम लोग स्कंद ग्रह के लक्षणों में ले सकते हैं। ठीक, सेकेंड आता है स्कंद अपस्मार। स्कंद अपस्मार में क्या होता है? मुहुर्मुहु मूर्छा, केश लुंचन, एपिलेप्सी के समान ये होता है। सो बार बार वो बेहोश होता रहता है, उसके बाल उलझ जाते हैं आपस में, तो केश लुंचन बताया गया है, वो अपने बालों को ही नोचने लगता है। तो इस तरह के अगर लक्षण देखने को मिले तो ये हम लोग स्कंद अपस्मार कहते हैं। ये जो मॉडर्न इसका कोरिलेशन किया गया है, तो मॉडर्न में क्या क्या डिजीजेस हैं जिसमें से ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, वो देख के इसको कोरिलेट किया गया है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि स्कंद अपस्मार एपिलेप्सी होती है, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, स्कंद अपस्मार के कुछ लक्षण हैं जो कि एपिलेप्सी से मिलते हैं, ऐसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो जो भी आप ग्रह बाधा लक्षण पढ़ रहे हैं उसका आयुर्वेद में जो बताया गया है उसको अलग से याद रखिए, और मॉडर्न कोरिलेशन में जो डिजीज बताई गई है वो सिमिलरिटी के लिए बताई गई है। ठीक है, सिमिलरिटी देख के कि इसके लक्षण और उसके लक्षण मैच करते हैं, तो हम लोग मॉडर्न में इसमें हेमिप्लेजिया फेशियल पैल्सी पढ़ सकते हैं या फिर एपिलेप्सी पढ़ सकते हैं। ओके, डायरेक्ट आप ये नहीं बोलेंगे कि स्कंद ग्रह फेशियल पैल्सी होती है, स्कंद अपस्मार एपिलेप्सी होती है, ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, आयुर्वेद में कोई भी डिजीज आप ले लीजिए, उसका जब हम लोग मॉडर्न कोरिलेशन करते हैं तो हम लोगों को कभी भी डिजीज यही है करके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें वर्णन की गई हैं जो कि आपको मॉडर्न साइंस में नहीं मिलेगा। ठीक, तो मॉडर्न में आप कोई भी डिजीज पढ़ते हैं उसका कुछ लक्षण अगर मैच करता है तो हम उसको साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं कि हाँ ये डिजीज है, पांडु है, सपोज पांडु है तो उसमें पांडुता देखने को मिलती है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। तो ये जो चेहरा सफेद पड़ जाता है ये हम लोग पैलर बोलते हैं, और पैलर मॉडर्न में हम किस में पढ़ते हैं? एनीमिया में पढ़ते हैं ना, जहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया या आरबीसी काउंट कम हो गई, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। एनीमिया बहुत तरह की होती है, तो उसमें भी पैलर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैलर दूसरे डिजीजेस में नहीं मिलता है ना, पैलर तो बहुत सारी और डिजीजेस में भी मिलता है। चेहरा सफेद पड़ जाता है, भले ही आपका हीमोग्लोबिन पूरा फुल है, आयरन कंटेंट फुल है, फिर भी पैलर देखने को मिलता है। तो ऐसे आप लोग जब पढ़ रहे हैं कोरिलेशन करके आप एक एक डिजीज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि पांडु एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे हमेशा आयुर्वेद का जब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 में है नैगमेश। नैगमेश जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है कि डिहाइड्रेशन की वजह से जब बच्चा कोलैप्स कर जाता है तो उसके जैसे लक्षण आते हैं, उसी टाइप के लक्षण आपके नैगमेश में आते हैं। आगे हम और भी इसका कोरिलेशन दूसरी किताबों में अलग दिया है तो वो भी हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट है नंबर 4, देखिए स्वग्रह। स्वग्रह में क्या दिया है, कंठ में कूजन रहेगा, कुत्ते के समान वो चिल्लाएगा, ठीक है, और पीठ की ओर वो झुकेगा। पीठ की ओर मतलब बैकवर्ड बेंडिंग होगी, उसकी बॉडी की बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगी। तो ये जो बैकवर्ड बेंडिंग हमें 2-3 डिजीजेस में देखने को मिलता है, जैसे कि टिटेनस है अपना, हाइड्रोफोबिया है, या फिर पर्ट्यूसिस है। इन सारे केसेस में ऐसे ही कुत्ते के समान उसको खांसी जैसी होती है और वो चिल्लाने लगता है, उसके कंठ में कूजन रहता है, पीछे की ओर उसकी बॉडी झुक जाती है। तो यहाँ पे 2-3 डिजीजेस हैं जिनको हम लोग कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं स्वग्रह के साथ। नेक्स्ट है नंबर 5, देखिए पितृग्रह। पितृग्रह के जितने भी सिम्टम्स हैं वो कोलेरा की तरह होते हैं। तो उसमें भी क्या है, जैसे डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, तो डिसेंट्री के सारे लक्षण इसमें मिलते हैं पितृग्रह में। नंबर 6 है शकुनी। शकुनी के सारे लक्षण पेलैग्रा से मैच करते हैं, ठीक। नंबर 7 है पूतना। पूतना में क्या होता है, कौवे के समान गंध। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रह में आपके कौवे के समान बॉडी से, बच्चे की बॉडी से गंध आती है। तो ये पूतना ग्रह में आती है, ठीक है। और इसका कोरिलेशन किससे किया गया है, एपिडेमिक डायरिया से किया गया है। नंबर 8 है शीतपूतना। शीतपूतना में कैसी गंध आती है, वसा गंध। ये सारे जो गंध बताए गए हैं इसको अलग से आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शीतपूतना में वसा की तरह गंध आती है। एक पार्श्व ठंडा और दूसरा पार्श्व गर्म होता है इसमें बच्चे का, ठीक। और इसको किसके साथ कोरिलेट किया जाता है, कोलेरी डायरिया के साथ ये कोरिलेट किया जाता है। नेक्स्ट है अंधपूतना। तो अंधपूतना बैसिलरी डिसेंट्री के सारे लक्षणों के साथ ये कोरिलेट किया जाता है। देखिए आप लोग यहाँ पे पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना तीनों में ही डायरिया, डिसेंट्री इसी तरह के लक्षण आ रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 10 है मुखमंडिका। मुखमंडिका में क्या होता है, पेट पर काली सिराएं आ जाती हैं और गोमूत्र गंध उत्पन्न होता है उसके शरीर से, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारे जो गंध बताए गए हैं अलग से, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। गोमूत्र गंध कौन से ग्रह में आता है, वसा गंध कौन से ग्रह में आता है, कौवे जैसा गंध कौन से ग्रह में आता है, ठीक। नेक्स्ट है नंबर 11 रेवती। रेवती को पर्निशियस एनीमिया के साथ कोरिलेट किया गया है। तो इसमें जिस तरह से एनीमिया होता है, कमजोरी आती है, वीकनेस रहती है, चक्कर आते हैं, इस तरह के लक्षण आपको रेवती में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद है शुष्क रेवती। शुष्क रेवती सूख जाता है ना। तो ये ग्रह जब होता है इसमें बच्चा सूख जाता है। तो ये मैरस्मस के साथ कोरिलेट किया गया है, जो कि एक तरह का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी हम लोग आगे अपने क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। बाकी जो भी क्लासेस हमारी पहले से अपलोड हो चुकी हैं वो क्लासेस भी आप लोग उसको देखिए, उसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं यूट्यूब से। और आगे भी जो हमारी क्लासेस आने वाली है वो भी आप लोग जरूर देखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए लक्षण और ग्रह रोग। तो सारे ग्रह रोग के लक्षण बताए गए हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, और भी काफी सारे एडेड पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो ये टेबल आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, क्या क्या बताया गया है इसमें। सबसे पहले है स्कंद ग्रह। स्कंद ग्रह इसमें क्या है, एक नयन श्रावी हतेक पक्ष बताया गया है। तो इस तरह से अगर संस्कृत के टर्म आए हो तो भी वो आपको पता होना चाहिए। एक नयन श्रावी, एक आंख से श्राव हो रहा है। हतेक पक्ष मतलब एक पक्ष उसका हत हो गया है, वर्क नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद है नतकंधर और रक्ताक्ष। रक्ताक्ष आंखें लाल हो गई, नतकंधर मतलब कंधे झुके हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके लक्षण हैं। और इसमें कौन सी गंध आती है, देखिए वसा गंध बताई गई है और क्षतज गंध बताई गई है। और इसका मॉडर्न कोरिलेशन हम लोग हेमिप्लेजिया विद फेशियल पैल्सी के साथ करते हैं। तो पीछे आपको मैंने एक टेबल दी थी, ये एक और टेबल है, उसमें जो भी पॉइंट शॉर्ट है वो आप इस टेबल से उसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सेकंड में स्कंद अपस्मार है, या फिर इसको विशाखा भी बोला गया है, विशाखा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्वजीवा दंश। स्वजीवा दंश, अपनी ही जीवा को वो काट लेता है, स्वजीवा दंश। मुहुर्मुहु मूर्छा, बार बार मूर्छा हो जाती है, बेहोश हो जाता है वो। हस्त भ्रूपाद नर्तनम, हस्त हाथ, भ्रू आईब्रो, पाद पैर, नर्तनम, नर्तनम मतलब नृत्य, मतलब वो हिलाता है बहुत जोर से। तो ये जब बच्चे को दौरे आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे हाथ और पैर उसके वो मतलब
इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वहां पे होती हैं, है ना, तो वो आप इसके साथ कोरिलेट कर सकते हो। हस्त भ्रूपाद नर्तनम, ये टर्म्स आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत के टर्म्स हैं। अगर ये टर्म्स आए हो तो आपको पहचानना है कि कौन से डिजीज में ये देखने को मिलता है। गंध कैसी आती है, पूय शोणित गंध बताई गई है इसमें, और इसको एपिलेप्सी के साथ आप कोरिलेट कर सकते हो। नंबर 3 है नैगमेश और मेष। नैगमेश आप बोल सकते हो या फिर इसको मेष भी बोला जाता है। ये सिनोनिम्स की तरह आप इसको याद कर सकते हैं। नैगमेश का सिनोनिम हम लोग मेष भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक नेत्र शोफ, एक आंख में शोफ हो जाती है, और निसंज्ञता पाणिपाद स्पंदनम। निसंज्ञता मतलब जो सेंसेशन है हाथ और पैरों की, वहां पे सेंसेशन कम हो जाती है और स्पंदन होने लगते हैं, वहां पे आपको पल्सेशन फील होने लगती है। ठीक है, निसंज्ञा पाणिपाद स्पंदनम। और इसमें कैसी गंध आएगी, इसमें भी वसा गंध आती है, और इसको मेनिंजाइटिस से कोरिलेट किया गया है। पीछे के स्लाइड में हमने देखा था कि डिहाइड्रेशन से ये कोरिलेट किया गया था। सो वही मैंने आपसे बोला कि जैसे जहाँ पे सिम्टम्स मैच हो जाते हैं उसका मॉडर्न में हम लोग कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, देखिए श्वग्रह। श्वग्रह में क्या बताया गया, बहिर्आयाम। बहिर्आयाम मतलब बाहर की ओर बॉडी बेंड हो जाएगी। आयाम का मतलब होता है बेंड हो जाना। बहिर्आयाम बाहर की ओर मतलब पीछे की ओर बेंड हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या है, धावन। धावन वो भागेगा इधर उधर। अंतः कंठ कूजन। अंतः कंठ कूजन मतलब उसके कंठ से अंदर से कूजन की आवाज आने लगेगी, ऐसे करेगा वो। ठीक है, तो कूजन हम लोग ऐसे आप लोगों ने अगर वो देखा होगा, पिजन देखा होगा। पिजन क्या होती है, कबूतर, कबूतर, है ना। तो कबूतर जब बैठा होता है उसको आप ध्यान से अगर सुनेंगे, जब वो शांत बैठा होता है तो उसके अंदर से गुरगुर की आवाज आती रहती है हमेशा, है ना। तो उसको हम लोग कूजन बोलते हैं। जब पेशेंट भी दर्द में होता है तो उसके अंदर से भी ऐसे ही कूजन आने लगती है। उसके बाद क्या बताया गया, क्रोशनम श्वावत। श्वा आपके कुत्ते को बोला जाता है, डॉग। तो इसकी तरह वो क्रोशन करेगा या चिल्लाएगा या आवाज निकालेगा। ठीक, तो स्वग्रह में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको देखने को मिलता है। स्व का मतलब कुत्ता होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें पुरुष गंध आता है और इसको रैबीज के साथ भी कोरिलेट किया जा सकता है। आपने पीछे देखा था हम लोगों ने टिटेनस के साथ इसको कोरिलेट किया था। अब ये यहाँ पे रैबीज में भी ऐसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना। तो रैबीज के साथ भी इसको आप कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 5, देखिए पितृग्रह। पितृग्रह में क्या क्या लक्षण आते हैं, अतिसार होता है और ज्वर होता है, और इसमें जो गंध होती है वो शव गंध होती है। शव यानी डेड बॉडी। तो डेड बॉडी में जैसी गंध आती है उसी तरह की गंध पितृग्रह में भी आती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वगंध, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूतना। पूतना में भी अतिसार और मूत्र निग्रह रहता है। अतिसार होता है तो वहां पे क्या होगा, सारा जो लिक्विड है वो आपके स्टूल में निकल जाएगा, और मूत्र निग्रह हो जाता है तो यूरिनेशन नहीं होती है वहां पे। ठीक, उसके बाद इसमें क्या गंध बताया गया है, काकवत पुती गंध। काकवत कौवे की तरह सड़ी हुई गंध आती है, पुती मतलब सड़ा हुआ, और इसको कॉलेरिक डायरिया के साथ कंपेयर किया गया है। शीतपूतना भी डायरिया, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना, 3 मैंने आपको बताया था, तीनों ही डायरिया, डिसेंट्री ऐसे ही लक्षण आते हैं। तो इसमें देखते हैं लक्षण क्या बताया गया। शीतपूतना में हॉटनेस इन वन साइड ऑफ द बॉडी एंड कूलनेस ऑन द अदर साइड। तो एक पार्श्व उसका उष्ण और एक पार्श्व शीत रहेगा, और उसके साथ अतिसार रहेगा। इसमें कैसी गंध आएगी, वसावत विस्त्र गंध इसमें आती है, वसावत विस्त्र गंध, और ये भी वही कॉलेरिक डायरिया से कंपेयर किया गया है। उसके बाद देखिए नंबर 8 में अंधपूतना बताया गया है, अतिसार और ज्वर रहता है इसमें भी। इसके गंध में देखिए वेराइटीज बताई गई हैं। योग रत्नाकर ने वसा गंध बताया है, सुश्रुत ने अम्ल गंध बताया है, और अष्टांग हृदयकार ने मत्स्य गंध बताया। मत्स्य मीन्स आपकी जो मछली होती है, मछली जैसी स्मेल आती है उसकी बॉडी से। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी गंध बताए गए हैं ये आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। इसको बैसिलरी डिसेंट्री के साथ कोरिलेट किया गया है। उसके बाद नंबर 9 में है रेवती। रेवती में क्या होता है, मुखपाक हो जाता है, हरित मल आता है, ग्रीन स्टूल आने लगता है इसमें, ग्रीन कलर का, और रक्त वक्त्रा आस्यता।
रक्त वक्त्रास्यता, यानी उसका चेहरा और उसका जो आस्य मतलब मुंह होता है तो वो कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें अजागंध बताई गई है और इसको पर्निशियस एनीमिया के साथ कोरिलेट किया गया है। नंबर 10 में है शुष्क रेवती, इसमें सर्वांग क्षय हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था कि मैरस्मस के साथ इसको कोरिलेट किया गया है। सर्वांग क्षय, पूरी बॉडी में सारे धातु इसके रिड्यूस होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। नंबर 11 में है मुखमंडिका। मुखमंडिका में क्या बताया गया है, बहुवाशी प्रसन्न वर्ण वदन पफीनेस, तो उसका चेहरा फूल जाता है मुखमंडिका में। और सिरावृत उदर, सिरावृत उदर, तो उदर पे सिरा आपको देखने को मिलेगी, जिसको स्पाइडर नेवी भी आप लोग बोल सकते हो। गोमूत्र गंध इसमें देखने को मिलता है और मैरस्मस या चाइल्डहुड सिरोसिस में ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है शकुनी 12 नंबर, जिसमें अतिसार होता है, गुदपाक हो जाता है, जीवा तालु गल व्रण होता है, जीवा तालु और गले में व्रण हो जाता है, अल्सरेशन हो जाती है और संस्रावी व्रण रहता है। जो व्रण होता है उसमें से क्या होता है, स्राव होता रहता है। यहाँ पे गंध कैसी आएगी, शकुनी पक्षी की तरह गंध यहाँ पे आती है या फिर विहंग की गंध यहाँ पे आती है। इम्पेटिगो इसने कोरिलेट किया है, यहाँ पे इम्पेटिगो के साथ आप कोरिलेट कर सकते हो क्योंकि इम्पेटिगो में भी अल्सरेशंस हो जाती हैं। ओके, तो ये 12 जो आपके ग्रह बताए गए हैं उनका लक्षण और गंध आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं एक एक करके कि जो हमारे संहिताकारों ने क्या क्या इसमें अलग अलग बताया है। तो स्कंद ग्रह सबसे पहले है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया यहाँ पे कि सूनाक्ष रहेगा, क्षतज सगंधिक रहेगा, वक्रास्यो, वक्र आस्यो, आस्य मतलब मुंह, वक्र मतलब टेढ़ा। ओके, वक्रास्यो हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। हत चलित एक पक्ष्म नेत्र, हत चलित एक पक्ष्म नेत्र, एक साइड का नेत्र और नेत्र की जो पक्ष्म होती है, पक्ष्म यानी पलक जो होती है वो हत चलित यानी वो नहीं चलेगा। ठीक है, हत यानी रुक जाना, बंद हो जाना, तो ये नहीं चलेगा। गाढ़ मुष्टि वर्चा, और ये क्या होगा, गाढ़े मल का त्याग करेगा, पूरा मतलब टाइट इसका मल आएगा। उसके बाद अष्टांग संग्रहकार ने देखिए बताया है, तत्र एक नयन श्रावी हतेक पक्ष, ये तो मैंने आपको बताया ही था, एक नयन से श्राव होगा और एक साइड का उसका काम करना बंद हो जाएगा। योग रत्नाकर ने क्या बताया, एक नेत्रस्य गात्रस्य श्रावः, एक नेत्रस्य गात्रस्य श्राव, श्लोक के खंड दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन में आता है। तत्र एक नयन श्रावी किस आचार्य ने वर्णन किया है, एक नेत्रस्य गात्रस्य श्राव किस आचार्य ने वर्णन किया है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये आप लोग ध्यान से ये सारे श्लोक खंड जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट में लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए स्कंद अपस्मार नंबर 2। स्कंद अपस्मार में क्या आ जाता है, इसको विशाखा भी बोला जाता है। सुश्रुत ने जो श्लोक बताया है, निसंज्ञो भवति पुनर्भवेत ससंज्ञ, निसंज्ञ हो जाता है, इसकी संज्ञा चली जाती है, कॉन्शियस चली जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है, भवति पुनर्भवेत ससंज्ञ, फिर वो फिर से कॉन्शियस हो जाता है। तो ये श्लोक खंड है सुश्रुत का। अष्टांग हृदय ने क्या बोला, संज्ञानाशो मुहुर्मुहु, ओके, संज्ञानाशो मुहुर्मुहु, बार बार रुक रुक के उसका संज्ञानाश होता रहता है। केश लुंचन और पूय शोणित गंधत्व, ये सारा अष्टांग हृदयकार ने बताया है। देखिए यहाँ पे आपको काश्यप का इतना रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि काश्यप में क्या है, बाल ग्रह के बारे में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं मिलता है। काश्यप मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि खंडित संहिता है, ये पूरी संहिता इसके अवेलेबल नहीं है। तो जो भी जहां से थोड़ा बहुत मिला कलेक्शन, उसको इकट्ठा करके इन्होंने बुक पब्लिश करा दी, लेकिन उसमें सारे श्लोक आपको नहीं मिलते हैं, आधे श्लोक, आधी बुक उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसलिए उसमें आपको बाल ग्रह का इतना कुछ डिटेल्स में नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, सभी संहिताकारों का यहाँ पे दिया है, सुश्रुत का है, अष्टांग संग्रह, योग रत्नाकर, सभी ने कुछ ना कुछ वर्णन किया है, लेकिन काश्यप का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नैगमेश नंबर 3। इसमें सुश्रुत ने क्या बताया है, मुख से फेन का वमन करना, मध्य भाग के शरीर का ऊपर उठ जाना और वसागंधित्व इन्होंने बताया है। और इसमें श्लोक खंड इतना वैसा नहीं है इम्पोर्टेंट। सो वाग्भट
ने क्या बताया, मूर्छा एवं एक नेत्र में शोफ हो जाता है, इन्होंने बताया है। उसके बाद देखिए ये आ का मतलब है आधुनिक, मॉडर्न साइंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नंबर 4 देखिए स्वग्रह, स्वग्रह में इन्होंने अष्टांग हृदयकार ने बताया है बहिर्आयाम विट संग सगंधत्व, विट सगंधत्व। तो विट जैसा गंध आता है, कुत्ते के समान चिल्लाना, क्रोशन हमने पढ़ा था, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं पितृग्रह। पितृग्रह में क्या है, सहसारोदनम, सहसारोदनम ज्वर शवगंधता, शवगंधता इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं पूतना, पितृग्रह हो गई आपकी शायद 5 नंबर, पूतना है 6 नंबर। तो पूतना में क्या बताया गया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है स्वपिति सुखं दिवा, स्वपिति सुखं दिवा न रात्रो, तो दिन में ये सुख से सो जाता है लेकिन रात्रि में नहीं सो पाता है, रात में नहीं सो पाता है। स्वपिति सुखं दिवा न रात्रो किस आचार्य ने बताया है, ऐसा पूछा जाएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्वपिति सुखं दिवा न रात्रो किस ग्रह के लिए बताया गया है, तो वहां पे पूतना ग्रह आपका आंसर होगा। काक तुल्य गंधी बताया है आचार्य सुश्रुत ने। अष्टांग हृदयकार ने क्या बताया, रात्रि प्रजागरो, रात्रि प्रजागरो, मीनिंग सेम ही है, बस टर्म्स इन्होंने अलग यूज किए हैं। रात्रि प्रजागरो, काकवत पुति गंधिता इन्होंने बताया है। और योग रत्नाकर ने क्या बताया है, तिर्यक प्रेक्षण, तिर्यक प्रेक्षण, ये बैठ के, तिर्यक मतलब टेढ़ा, प्रेक्षण मतलब देखना, ठीक है, टेढ़ा या तिरछी और ये देखेगा, तिर्यक प्रेक्षण। ओके, नंबर 7 में आता है शीत पूतना। शीत पूतना के लिए आचार्य सुश्रुत ने कंपन, पतला मल त्याग, लिपट कर सोना ऐसा बताया, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। अष्टांग हृदयकार ने क्या बताया, पार्श्वस्य एकस्य शीतत्वम उष्णत्वम अपरस्य च, पार्श्वस्य एकस्य, एक पार्श्व, शीतत्वम ठंडा रहता है, उष्णत्वम अपर पार्श्व अपरस्य च, ठीक है, तो अपरस्य च यानी दूसरा जो पार्ट है, दूसरा साइड है वो उष्ण रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। शीतपूतना में पार्श्वस्य एकस्य शीतत्वम उष्णत्वम अपरस्य च। ओके, अष्टांग हृदयकार ने ये वर्णन किया है। और क्या बताया है, वसावत विस्रगंधता इन्होंने बताया, गंध इसका, वो टेबल में सारा लिखा हुआ है गंध। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 8 देखिए, अंधपूतना या गंधपूतना भी इसको बोला जाता है, ये भी इसका सिनोनिम है गंधपूतना। तो इस पे क्या बताया गया है, सुश्रुत ने बताया सतत पेट के बल लेटना, पेट के बल वो लेटा रहता है, और मध्य गंधी आता है, उसमें से मध्य की गंध आती है। वाग्भट ने मत्स्य गंधिता बताया, मछली जैसा गंध आता है। नंबर 9 देखिए रेवती, रेवती में क्या बताया गया है, रक्तवर्णी चेहरा, सुश्रुत ने बताया रक्तवर्णी रहता है उसका चेहरा। और हरित वर्णी वल, ये हमने श्लोक डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले, शरीर पांडुवर्णी होता है, निरंतर कर्ण व नासा से, नासा को वो मलते रहता है, ठीक है, अपने हाथ से, छोटा बच्चा है ना, वो आंखों को और नाक को, कान को वो मलते रहता है। उसके बाद अष्टांग हृदयकार ने वस्त्रगंधी बताया है और शोष बताया है, पुरुष हरित द्रवम ऐसा बताया। योग रत्नाकर ने भी शरीर पर व्रण व स्फोट हो जाना बताया है, और पंक गंधता इन्होंने बताया, ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, पंक गंधता योग रत्नाकर जी ने बताया है। ओके, नेक्स्ट है शुष्क रेवती नंबर 10 में। इसमें क्या है, अष्टांग हृदयकार ने क्रम से शरीर का शुष्क हो जाना, ये हमने डिस्कस किया था, केशों का गिरना और गृध्र गंधित्व, गृध्र जैसे गंध आती है इसमें बॉडी से, गिद्ध की तरह, गृध्र गंधित्व। ओके, इन्होंने देखिए यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में लक्षण आते हैं करके बताया। तो काफी सारे ऐसे मॉडर्न डिजीजेस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपके लक्षण मैच हो जाएंगे, तो वो सारे डिजीजेस आप पढ़ सकते हैं डिटेल जानने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 11 मुखमंडिका, इसमें सुश्रुत ने बताया है सुरुचि पाणिपाद वक्त्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पाणिपाद और वक्त्र, हाथ पैर और वक्त्र मतलब चेहरा, काफी क्या बोलते हैं, सुरुचि मतलब सुंदर दिखते हैं, ठीक है, सुंदर दिखने लगते हैं।
तो ये मुखमंडिका में देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है और पूरा चेहरा, सूजन अगर आ गई तो एक बार स्किन उसकी ग्लॉसी हो जाती है। जब स्किन हमें एडिमा आ जाता है, तो एडिमा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्किन खिंच जाती है, प्लेन हो जाती है, ग्लॉसी हो जाती है, तो वो ज्यादा उसके हाथ पैर और मुंह सुंदर दिखने लगते हैं। तो नॉर्मल स्किन हम लोगों की ऐसी नहीं होती है, रिंकल्स होते हैं हम लोगों के स्किन पे, दाने होते हैं। जब उसमें सूजन आ जाती है तो वो एकदम चिकनी हो जाती है स्किन। तो इसीलिए उसको बताया गया है सुरुचि पाणिपाद वक्त्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या बताया गया, मूत्र तुल्य गंधी बताया गया, अधिक खाने वाला है, उसमें ज्यादा वो खाना खाता है, इस तरह के सारे लक्षण आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुरुचि पाणिपाद वक्त्र, ठीक है। अष्टांग हृदय करने गोमूत्र गंधी बताया इसको। नेक्स्ट है नंबर 12 में शकुनी ग्रह। तो शकुनी ग्रह में क्या बताया सुश्रुत ने, साधारण डर से भी घबरा जाना, त्वचा पर दाह, पाक युक्त स्फोट का बन जाना, यह हम लोगों ने पढ़ा था, इन पट्टियों के साथ इसको कोरिलेट किया गया है। इसमें शकुनी गंधत्व तो इम्पोर्टेंट है, शकुनी ग्रह में पक्षी की तरह गंध आता है। तो ये इसके काफी सारे सिनोनिम्स भी उसमें गंध के लिए भी बताया गया है, पक्षी की तरह आता है, विहंगी की तरह आता है, शकुनी की तरह आता है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे 12 के 12 जो हमारे ग्रह हैं, ग्रह रोग हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किए। इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। उसमें एक और पॉइंट दिया है जाति हारिणी, ठीक है। जाति हारिणी, ये भी कुछ डिजीजेस 35 डिजीजेस इसमें आती हैं जाति हारिणी में। सो इसमें देखिए रेवती, रौद्री, पीली पिच्छिका, वारुणी, इस तरह के ये सारे सिनोनिम्स बताए गए हैं, ठीक। सिनोनिम्स जाति हारिणी में 35 डिजीज बताए गए हैं, जिसमें 11 साध्य है, 11, 16 है याप्य और 8 असाध्य बताए गए हैं। ओके, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। नंबर शायद पूछ ले जाति हारिणी, वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, फिर भी आप लोग इसमें थोड़ा ये नंबर्स याद रख लीजिए। 35 डिजीज बताए गए हैं, रेवती, रौद्री, पीली पिच्छिका, वारुणी इसके पर्याय बताए गए हैं, और जिसमें से 11 साध्य होते हैं, 16 याप्य होते हैं और 8 आपके असाध्य होते हैं। ओके, आचार्य काश्यप ने क्या किया है, ये जो रेवती कल्प अध्याय में जाति हारिणी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। रेवती, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कल्प अध्याय, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जाति हारिणी कहाँ पे वर्णन किया गया है। सो आचार्य काश्यप ने एक ही ग्रह माना है रेवती, ये हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना। तो रेवती कल्प अध्याय में इन्होंने जाति हारिणी बताई है। जाति हारिणी में एक्चुअली वो सारी डिजीजेस आ जाती हैं जो कि एक स्त्री को होती है। ये बच्चे में ये रोग बाद में देखने को मिलते हैं, मतलब मेनली जो लेडीज होती हैं उनमें ये जाति हारिणी की सारी डिजीजेस देखने को मिलती हैं। इसमें 35 तरह की डिजीजेस बताई गई हैं। और ये जो क्या होता है, ये स्त्री से उसके फीटस को, उसके नवजात शिशु को या फिर उसके बच्चे को ट्रांसफर हो सकते हैं ना, तो ये स्प्रेड होते हैं, अब माँ से बच्चे को ये स्प्रेड होते हैं। तो वो सारी डिजीजेस जाति हारिणी में रखी गई हैं, आचार्य काश्यप ने ये वर्णन किया है, ठीक। ये जो जाति हारिणी की सारी डिजीजेस बताई गई हैं, ये कौमार भृत्य से ज्यादा हम लोग प्रसूति और स्त्री रोग में पढ़ते हैं, जिसमें कि जैसे फीटल डेथ हो जाती है और न्यूनेटल डेथ्स हो जाती हैं, है ना। बच्चा पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है, या कुछ दिनों के बाद उसको कोई बीमारी ऐसी होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चीजें उसमें आती है। वो प्रसूति और स्त्री रोग जब हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे तब उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग ने आज ग्रह रोग के बारे में बहुत सारी चीजें जानी, कैसे कैसे ग्रह रोग होते हैं, कौन से आचार्य ने कौन कौन से ग्रह बताए हैं, और उसको हम लोग क्या क्या लक्षण होते हैं उसको हम लोग मॉडर्न में किस चीज के साथ कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं और वो लोग इसमें से बेनिफिट ले सकें। ओके, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। हमें कमेंट बॉक्स में भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और काफी सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो लोग हमें बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स दिख रहे हैं, उनको पसंद आ रही हैं हमारी क्लासेस। सो थैंक यू सो मच आप सबको। एक किसी क्लास में मैं आप सबका नाम भी कॉल आउट करूंगी, सबका नाम मैं बताऊंगी किस किस ने हमें मैसेज डाला है और क्या मैसेज डाला है।
सो आप लोग वेट करिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।